नमस्ते सभी को, एक बार पुनः स्वागत आपका इतिहास की क्लास में। और पीछे हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे गांधी युग। यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा गांधी युग का। और हमारा ये जो टॉपिक है गांधी युग वाला, ये बीए थर्ड ईयर में एंड बीए सेकेंड ईयर में इसका एक पूरा का पूरा अध्याय दिया गया है। यानी 1919 से लेकर 1947, यानी 1919 और 1947 का ये जो टाइम पीरियड है ये अपने आप में एक गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो गांधी जी जो थे उनका भारतीय राजनीति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा था, जिसके कारण भारतीय राजनीति के ऊपर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी थी गांधी जी ने। और गांधी जी के नेतृत्व में ही पूरे भारत के अंदर आज़ादी की अलग पहली बार जगाई गई थी, जिसके अंतिम अगर परिणाम अगर हम देखें तो गांधी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे भारत के अंदर एक अहिंसात्मक रूप से एक स्वतंत्रता की जो ललक जगी थी, स्वतंत्रता के प्रति जो लोगों ने रुझान देखा था पहली बार, वो हमें देखने को मिलता है। तो अब होगा क्या कि ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड, अब हमने गांधी जी के बारे में तकरीबन गांधी जी सबसे पहले 1915 में यानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन तक हमने पढ़ लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने पढ़ लिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर हमने जो दांडी यात्रा थी गांधी जी की, जो कि विश्व की एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा में से मानी जाती है, यानी दांडी यात्रा के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। दांडी यात्रा के बीच में क्या होता है, उसी समय गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाते हैं। देखिए, गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको पीछे भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, इसकी ये 3 हुए थे। प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय हुआ था 1932 में। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? 3। अब देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी गोलमेज सम्मेलन होता क्या, मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक समझाता हूँ इसका गोलमेज सम्मेलन होता क्या है। और भारत में उस समय क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 की। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है। ये 6 अप्रैल को जो गांधी जी जो थे वो दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, देखिए होगा क्या, पहले तो गोलमेज सम्मेलन समझो, उसके बाद फिर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होगा उस समय ही गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया जाएगा, इसकी पृष्ठभूमि समझ में आएगी। देखिए गोलमेज सम्मेलन क्या होता था, देखिए पूरी पृष्ठभूमि देखो। 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक। उससे थोड़ा और बैक चले जाओ, यानी आपको बताया था कि जब रोलेफ फिच नाम का व्यक्ति जब पूरी दुनिया का भ्रमण करके और 1599 के अंदर वहाँ पर एक कंपनी हुआ करती थी बैग नाम की, ब्रिटेन एडवेंचर ग्रुप के नाम से। और जब वो उसको देता है कि पूर्व के जो देश हैं वो अपने आप में बहुत साधन संपन्न है और वहाँ पर व्यापार के अत्यधिक जो अवसर है उपलब्ध है, तब वहाँ की जो कंपनी थी जो ब्रिटेन एडवेंचर ग्रुप जो कंपनी थी, उस कंपनी के जो व्यापारी थे, यानी ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, उनके मन में एक ललक जगी कि हमारे यहाँ तो इतने संसाधन उपलब्ध है नहीं, अगर हम रोलेफ फिच की बातों पे विश्वास करते हैं तो क्यों न हमें एक अपना ग्रुप बनाकर उसे कहाँ ले जाना चाहिए, पूर्व के देशों में हमें जाना चाहिए। तो जो ब्रिटेन एडवेंचर ग्रुप की जो कंपनी होती है, उनके जो कर्मचारी होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे होकर एक प्रस्ताव लेकर आते हैं और एक कंपनी बनाते हैं। उस कंपनी का नाम होता है EIC, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी होती है वो? EIC, यानी ईस्ट का अर्थ होता है पूर्व, इंडिया यानी हमारे देश का नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी पूर्व के देशों की भारतीय कंपनी।
अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी ना, तो यहाँ पर उस समय महारानी विक्टोरिया, अब जब इन्होंने ये क्योंकि जो ब्रिटेन है ना, वहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली, लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर। अगर आप जैसे वर्तमान के अंदर एक संस्था है WTO, नाम सुना होगा आपने, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई भी देश किसी भी दूसरे देश में अगर अपना व्यापार स्थापित करता है, वर्तमान में बता रहा हूँ, उस समय की नहीं, यानी आज जैसे भारत है, भारत में कोई MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आती है, या भारत से कोई कंपनी विदेशों में अपना व्यापार करना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन से क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ कि ये जो बैग के जो कर्मचारी थे, ब्रिटेन एडवेंचर ग्रुप के जो कर्मचारी थे, उन्होंने EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और उससे प्रस्ताव लाने के लिए ये महारानी के पास लेकर गए। महारानी ने उसे क्या कर दिया, प्रस्तावित कर दिया। प्रस्तावित करने के कारण क्या हुआ, अब देखो ब्रिटेन में राजतंत्र, अब राजतंत्र होगा तो राजा का शासन होगा, तो राजा को कुछ न कुछ देना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि जो महारानी ने घोषणा की कि आप भारत में अगर व्यापार करने के लिए जाते हो तो वहाँ की एक रिपोर्ट तैयार करके हमें भेजनी पड़ेगी। जैसे वर्तमान में अपन किसी भी संस्था में जाते हैं, किसी भी फैक्ट्री में, दुकान में, चाहे कोई भी हो, उसका पर डे अपन उसका जो रिकॉर्ड वगैरह, डाटा वगैरह होता है, वो अपन मालिक को सौंप कर आते हैं। उसी प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो अपना डेटा किसे सौंपते थे, महारानी को सौंपते थे। तो उस समय क्या हुआ कि भारतीयों की राय को जानने के लिए, भारतीयों की राय जानने के लिए कि भारत के अंदर जो कंपनी का जो शासन है वो अच्छा है कि नहीं, वो लगान की दरें कितनी वसूल रहे हैं, कोई दुखी व्यक्ति को ज़्यादा दुखी तो नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार जो सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता था, वो सारा का डाटा, सबका डाटा संकलित करके और उसे किसे भेजा जाता था, महारानी के पास। अब बात चल रही है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की, यानी इस समय लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन को क्या करेगा, वाइसराय लॉर्ड इरविन है। गांधी जी ने क्या किया, अपनी 11 सूत्री मांगे, जिसमें बताते हैं कि कुल 11 मांगे थे, वो 11 मांगे लॉर्ड इरविन के पास लेके जाता है गांधी जी। और गांधी जी ने कहा कि अगर ये हमारी 11 मांगे मान लेते हैं, अगर 11 मांगे मान लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आंदोलन करेंगे नहीं। अगर ये हमारी 11 मांगे नहीं मानते हैं तो हम क्या करेंगे, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, जिसमें नमक जो आंदोलन था वो प्रमुख था। तब क्या हुआ कि उनको थोड़ा थोड़ा, या ब्रिटेन के जो सम्राट थे, जॉर्ज पंचम उस समय सम्राट था, उसको थोड़ा आभास हुआ कि क्यों ना हमें भारतीयों की राय जाननी चाहिए। तो फिर क्या बुलाया गया, गोलमेज सम्मेलन। कब, 1930 में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया जाएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन बताते हैं कि इसमें भारतीयों के लगभग 75 से ज़्यादा लोग इसमें भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है वो जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मैकडोनाल्ड। उस समय ब्रिटेन के PM थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने इसकी घोषणा की थी, और औपचारिक उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने। उस समय वहाँ के क्या थे, ये सम्राट थे जॉर्ज पंचम। ठीक है, यानी गोलमेज सम्मेलन, ब्रिटेन का जो राजा था वो आ गया, PM आ गया, और इसमें भारतीयों की ओर से भारत से बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन कांग्रेस ने इसका क्या किया, बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस ने इसका क्या किया, बहिष्कार किया, यानी कांग्रेस की तरफ से एक भी व्यक्ति इसमें नहीं गए। गांधी जी की अगर अपन बात करें तो गांधी जी भी नहीं गए, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत की ओर से क्या करता है, इसके मतलब भारतीयों का नेतृत्व करता है। और कांग्रेस में इसका एक भी सदस्य नहीं गया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाता है, और उस समय जो मैकडोनाल्ड है वो क्या करता है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करता है। किसकी घोषणा करता है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करता है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करता है। ठीक है, इस सांप्रदायिक पंचायत का अर्थ होता है कि इसमें
जो भीमराव अंबेडकर जो थे, मैं एक बार इसको थोड़ा मिटो देता हूँ, रफली कर देता हूँ। यानी मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके तहत जो दलित जो वर्ग था उसे हिंदुओं से अलग करना था, हिंदुओं से पृथक निर्वाचन। देखिए क्या हुआ कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय मैकडोनाल्ड जो था उसने क्या किया, जो दलित वर्ग था, जो उस समय दबा हुआ वर्ग था, जो दिहाड़ी मजदूरी पे अपना जीवन यापन कर रहा था, जो दलित वर्ग था, उसको क्या किया, हिंदुओं से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। और इसका समर्थन किया भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया? B.R. अम्बेडकर ने इसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया। लेकिन गांधी ने और मदन मोहन मालवीय जो नेता थे, इन्होंने इसका क्या किया, गांधी ने इसका क्या किया, इसका विरोध किया। गांधी ने इसका क्या किया, विरोध किया। ठीक है, गांधी जी ने इसका क्या किया, विरोध किया। गांधी जी ने यहाँ पर इसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, B.R. अम्बेडकर और गांधी जी दोनों ही थे, इनके मध्य एक अब सम्मेलन होगा। क्या होगा, एक समझौता होगा। ठीक है भाई, देखिए 26 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है। 26 सितंबर 1932, और इस समझौते को जाना जाता है पूना पैक्ट के नाम से। पूना पैक्ट या गांधी और अंबेडकर समझौता, जिसमें दलितों को 71 के स्थान पर 148 सीटें आरक्षित कर दी गई। ये पूरी रामलीला मैं आपको समझा दूंगा। अभी देखिए क्या हुआ, चल क्या रहे हैं अभी गोलमेज सम्मेलन। क्यों चले? क्योंकि इस समय भारत में क्या चल रहा था, सवर्णीय आंदोलन चल रहा था। ठीक है, जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता के अंदर PM मैकडोनाल्ड ने क्या बुलाया, गोलमेज सम्मेलन बुलाया। भारतीयों की तरफ से बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे वो गए, अम्बेडकर भी गया। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं गया। तो क्या हुआ, उसी समय जो अम्बेडकर जो थे उन्होंने दलितों की मांग उठाई। दलित समझते हो आप, जो दमित वर्ग होता है, जो दबा हुआ वर्ग है, उनकी मांग उठाई। और अम्बेडकर ये चित्र जानते थे कि ये जो गरीब तबका है, ये जो दबा हुआ वर्ग है, अगर इसे निर्वाचन में या भारतीय कानून निर्माण में अगर इसकी भूमिका नहीं रही तो ये जो वर्ग है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लुप्तप्राय हो जाएगा और इसका कोई भी वजूद यहाँ पर नहीं रहेगा। इसलिए क्या किया गया कि ये जो वर्ग था इसको ऊपर उठाने के लिए एक ही रास्ता था, और वो अम्बेडकर अच्छी तरह जानते थे कि इस वर्ग को अगर ऊपर उठाना है तो राजनीति में इसकी पहुंच बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा, अगर इनके लिए सीटें रिजर्व नहीं रखी गई, सीटें आरक्षित नहीं रखी गई, तो जो उच्च वर्ग है वो इनको कभी हावी नहीं होने देगा। वो क्या करेगा, ये जो वर्ग हमेशा शोषण का जो शिकार होता है, इसका शोषण वर्षों उम्र भर क्या रहेगा, होता रहेगा। ये ही समस्या बहुत विकट थी और अम्बेडकर चाहते थे कि इनको राजनीति में या कानून निर्माण की प्रक्रिया में या संसद भवन में भेजने का एक ही तरीका है कि इनके लिए सीटें आरक्षित हो जाए, जहाँ पर केवल ये जो वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो दमित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, ये ही वहाँ पर क्या हो, चुनाव लड़े। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे वर्तमान में हमारी
संसदीय सीट है गंगानगर। गंगानगर की जो हमारी सीट है, आप गंगानगर को जानते होंगे, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर। गंगानगर की जो सीट है वो रिजर्व कैटेगरी की है। रिजर्व कैटेगरी का अर्थ ये हुआ कि वहाँ से अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, तो वो दलित वर्ग का जाएगा, उच्च वर्ग का नहीं जाएगा। जैसे ये उच्च वर्ग, उच्च जो कैटेगरी होते हैं ना, वहाँ से वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। अब क्या होगा, अगर वहाँ पर ये रिजर्व सीट नहीं होती तो शायद दलित वर्ग में उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी, और अभी भी मेरे हिसाब से नहीं, बहुत ही कम है। क्योंकि अगर सीट रिजर्व नहीं होती तो शायद वे लोग जो उच्च वर्ग के हैं, जो पैसे वाले धनाढ़ वर्ग के लोग हैं, वो उनको राजनीति में हावी नहीं होने देते। जिसके कारण क्या हुआ, बताते हैं कि मैं जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें एक मांग उठी कि जो दलित वर्ग है, जो दबा हुआ वर्ग है, उसे हमारी सीटें क्या हो, आरक्षित हो, एक नंबर बात, या फिर हमारा पृथक निर्वाचन हो। तो उस समय गांधी जी ने इसका विरोध किया। जब गांधी जी ने इसका विरोध किया तब क्या हुआ, BR अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को, जिसे दुनिया के इतिहास में जाना जाता है पूना पैक्ट, यानी पूना समझौता। ये पूना में हुआ था, इसलिए इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, और गांधी अम्बेडकर समझौता के नाम से भी जाना जाता है। जिसके तहत क्या हुआ कि पहले दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित थी। कितनी सीटें? 71 सीटें, जो बढ़कर कितनी हो गई, बढ़कर सीटें कितनी बढ़ा दी फिर बाद में, 148 सीटें उनके लिए क्या कर दी, आरक्षित कर दी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, उनको दोहरा लाभ हुआ। अब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो श्रवण में जाकर चुनाव लड़ सकता है, राजनीति में जाने की अगर इच्छा रखता है तो वो जा सकता है। बस हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि उसको बहुमत मिलना चाहिए। ठीक है, वो श्रवण में जा सकता है, यानी दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति श्रवण में जाकर चुनाव लड़ सकता है, वो अल्पसंख्यक में चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जहाँ रिजर्व कैटेगरी है वहाँ पर कोई भी सवर्ण या उच्च व्यक्ति, जो उच्च जाति का व्यक्ति है, वो वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकता। जो रिजर्व सीट रहेगी वो रिजर्व ही मानी जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसी समय ये हो गया। अब क्या हुआ, क्या चल रहा था, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया कंप्लीट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब कंप्लीट हुआ तो उसमें देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हो गया। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। अब क्या होगा, इसी समय 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को एक समझौता हो जाता है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। देखिए, गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ, क्योंकि भारत में क्या चल रहा था, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और गांधी जी के नेतृत्व में जब सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चला तो इसका विरोध पूरे भारत में हुआ। यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसा या ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर इसका विरोध नहीं हुआ। अंग्रेज़ों का चहुमुखी चारों ओर से क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था, जमकर उनकी आलोचना हो रही थी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, देसी भाषाओं में, देसी अखबारों में, या जो प्रचार का जो माध्यम था, उनके सब के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य की, अंग्रेजी शासन के क्या हो रही थी, बहुत उसका बहिष्कार हो रहा था। तो 5 मार्च 1931 को, उस समय इरविन ने सोचा कि गोलमेज सम्मेलन सरकार बुला रही है, अगर गोलमेज सम्मेलन चलते रहे। उसी समय क्या हुआ कि 5 मार्च 1931 को इरविन है वो गांधी जी की 11 की 11 मांगे मान लेते हैं। यानी जो 11 मांगे थी, जिसमें नमक कर वगैरह जो सब थे, वो सारी की सारी मांगे 5 मार्च 1931 को इनके मध्य समझौता होता है। और समझौता होने के तुरंत बाद गांधी जी फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। यानी अम्बेडकर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाएगा, और गांधी जी एकमात्र कौन से में, दूसरे में। अब जब 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य जब समझौता हुआ, उसी समय क्या होता है, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजपुताना जहाज के माध्यम से, राजपुताना जहाज के माध्यम से ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ये जो मांग लेकर गए थे
जो अपने अधिकारों की बात कहने के लिए गए थे उनका कोई ज़्यादा रिएक्ट वहाँ पर नहीं किया गया। इसलिए गांधी जी ने एक बात कही थी कि मुझे पता है कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ, गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद हमेशा याद रहेगा। ये कमेंट वहाँ पर किया था, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब अपने अधिकारों के, अपने राइट्स की बात मनवाने के लिए गांधी जी जब लंदन गए थे, ब्रिटेन गए थे, तो बताते हैं कि वहाँ पर उनकी जो बात थी उनका कोई ज़्यादा अनुसरण वहाँ पर नहीं किया गया। और ज़्यादा जब अनुसरण नहीं किया गया तो गांधी जी ने कहा कि मुझे पता है कि मैं खाली आ जा रहा हूँ, गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। ये बात वहाँ पर कहकर गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं। एक 5 मार्च 1931 को जब गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता किया था, उस समय एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया रिएक्ट किया गया था इस समझौते के अंदर, क्योंकि उस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो कराची, लाहौर जेल के अंदर ये बंद थे, तो एक बात कही गई थी कि इस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो जेल में बंद है, उनका जो छुड़वाने का जो मैटर है वो भी आप इस समझौते में या सम्मेलन में लेके जाइए, ताकि अगर इरविन अगर 11 मांगे मानेगा तो ये भी बात मान सकता है। लेकिन गांधी जी ने शायद उनकी ये बहुत बड़ी भूल कह सकते हो या कोई और कम मतलब कोई समस्या रही होगी उनकी, तो वो लेके नहीं जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि गांधी जी का इस समय विरोध भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा था। और गांधी जी ने कहा था कि मैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते ही वापस भारत में दूसरा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन क्या करूँगा, शुरू करूँगा। ठीक है, दूसरा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन क्या करूँगा, जाकर शुरू करने वाला हूँ। उसी समय एक कराची अधिवेशन होता है, उस कराची अधिवेशन में द्वितीय सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की औपचारिक शुरुआत करता है गांधी। लेकिन कुछ कारण रहे थे जिनकी वजह से गांधी जी की जो राष्ट्रीय आंदोलन में वो पकड़ है वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की जो फांसी थी उनका पूरे भारत में एक बहुत बड़ा शोकाकुल नज़र आ रहा था, बहुत शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। तो बताते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन 3 गोलमेज सम्मेलनों में गांधी जी जो है वो एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है गांधी युग। और गांधी युग के बारे में हमें पढ़ना है तो गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र गोलमेज सम्मेलन दूसरे में जाते हैं, जिसमें उनको निराशा ही हाथ लगती है। और वहाँ पर ये कह कर आते हैं कि मैं जाते ही दूसरा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। ठीक है, बात कब की है, 1932 की, क्योंकि 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा जिसमें अम्बेडकर ही जाएंगे, लेकिन न तो कांग्रेस का कोई सदस्य जाता है न गांधी जी जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935, जो कि मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, कल अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे अपन 1942 क्रिप्स प्रस्ताव। इस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।